तो वहीं आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से घर में वो इसी तरीके से विस्फोटक लाता था। वो डर के कारण किसी को नहीं बता पाई। इंडिया न्यूज संवाददाता सत्यप्रकाश शुक्ला ने अबू यूसुफ की पत्नी से भी खास बातचीत की। हम बात करते हैं मोहम्मद मुस्तकीम के पत्नी से, आयशा से, कि वो कैसे क्या करते थे। वो यहाँ जब आते थे तो उनकी गतिविधियाँ क्या थी, उसके बारे में हम इससे चर्चा करें। ये जब आते थे यहाँ पे घर पे तो क्या गतिविधियाँ थी, कैसे आपको जानकारी मिली? उनके व्यवहार कोई ऐसी नहीं थी कि सामान कौन सा सामान? जानकारी हुई तो मैंने यही तो जैसे अभी कर तो इसके लिए आप कुछ रोकती थी? हाँ बिल्कुल रोकती थी, इसलिए कि मेरे पास पैसे की बहुत किल्लत थी और मैं उनको मना करती थी कि मैं इधर बहुत पैसा कहीं से पाती हूँ तो आप ले जाकर खर्च कर देते हैं फोकट फोकट के काम में। तो बच्चों का खर्चा कहाँ से चलेगा, पढ़ाई के लिए दर तरह के लिए कहाँ से चलेगा, तो खर्चा चलेगा। मामले में कब से वो लिख कितने सालों से? मुझे नहीं पता था कि कब से वो नहीं यार यही लगा हुआ है सेट है पूरी, मुझे नहीं पता है। वो तो कनेक्ट ही है अभी, सामान इकट्ठा कर रहे वो फोन वाला पैच अभी पैच है। कैसे आपको पता चला कि वो इस मामले में जैसे कल पुलिस की तो जानकारी मिली? उनकी वाइफ मुझे पता था थोड़ा बहुत, लेकिन मैं इतना ज़्यादा नहीं ठीक नहीं तो उसको अलग बिठाना पड़ेगा ना यार। ठीक ठीक तो ये रही उनकी पत्नी आयशा। इन्होंने बताया कि वो सामान लाते थे और उनको जानकारी भी जो है होती थी, लेकिन उस पे ये कहीं ना कहीं या तो उनके सम्मान बस या फिर डर बस उन पे दबाव बनाने का इन्होंने प्रयास भी नहीं किया। और इन्होंने साफ तौर पे बताया कि ये गतिविधियाँ इनकी विगत 1 साल से चल रही थी। सत्यप्रकाश शुक्ला, इंडिया न्यूज़। तो दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस का आतंकी अबू यूसुफ उर्फ मुस्तकीम के छोटे भाई आकिब खान ने यह कहा कि दिल्ली पुलिस ने उसके घर से आईएसआईएस का झंडा भी बरामद किया है, जबकि उसके पिता कफील अहमद का यह कहना है कि अबू यूसुफ दुबई, सऊदी और कतर की विदेश यात्रा कर चुका है। जबकि शुरुआती दौर में 9 क्लास में फेल होने के बाद हैदराबाद में पेंट, पॉलिश और पीओपी का काम करना उसने शुरू किया था। घर वालों का तो यह भी कहना है कि अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अलग रहता था और आखिरी दिन भी वो लखनऊ जाने की बात कहकर घर से निकला था। गया करीब 2 साल वहाँ पीयूपी में काम किया, हैदराबाद। हाँ हैदराबाद में। उसके बाद वो वहीं चले आए, उसके बाद यहाँ चले आए, फिर यहाँ करीब 4-6 महीने थे। फिर ये शायद बम्बई गए, उतना नहीं ख्याल है हमको, बम्बई शायद गए। तो बम्बई वहाँ करीब 1.5 साल बम्बई थे। फिर उसके बाद में जो है उनके एक पहचान वाले रहे, रिश्तेदार थे, वो ये वीजा उजा कहाँ काम करते थे। तो उनसे कहा गया तो कहीं ठीक है हम जो है दुबई का वीज़ा दे देंगे। तो क्या दुबई भी गए थे? हाँ दुबई, वही पहले बोल। तो मैंने क्या 3-4-6 महीना तो रहे। 6 महीने के बाद चले आए, 6 महीने के बाद चले आए। 6 महीने के बाद में वापस आ गए? हाँ 6 महीने के बाद वापस आ गए। इसके बाद यहाँ क्या कर रहे थे? अब यहाँ वो यहाँ आए तो फिर चले गए वो जो है वहाँ रायपुर। हाँ रायपुर 6-7 महीना थे वहाँ जो है पीपी काम करते। लड़का वो था और ये थे, दोनों करते हैं। जो कतर में बच्चा हमारा है उसके साथ में ये लेके गए तो करने लगे। वो सर लोग जब अंदर से निकालने लगे सब जो जरा सारा सामान झंडा, तब देखा मैंने। तब फिर एक सर थे सुनील सर करके, तो यानी बहुत गुस्सा हो रहे थे, तो वही सुना था। अच्छा, पुलिस वालों ने घर से क्या क्या चीज़ बरामद किया आपके? सर वो तो इतना हमें मालूम नहीं सर, उसके बारे में नॉलेज नहीं इतना। नहीं मतलब आपने क्या क्या देखा? जैसे आपने कहा झंडा वगैरह निकाला। झंडा निकला था सर और फिर थोड़ा बहुत सामान था। क्या था सर? वो तो वही तो मालूम नहीं मुझे। अच्छा, झंडे पे क्या लिखा हुआ था? झंडे पे लिखा था ला अल्लाह अकबर बीच में लिखा था और ऊपर वाइट कलर में लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा, तो आप वो झंडे को पहचानते हैं? कहाँ हाँ का था?
वो झंडा पहचानता मैं नहीं हूँ। मैं कभी आया इसका कभी देखा नहीं कैसा होता है, बस वो झंडा रात में देखा तो वही पढ़ा अरबी में। तो बीच में क्या लिखा था? बीच में अल्लाह अकबर लिखा था, और ऊपर ऊपर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लिखा था। और किस कलर में झंडे थे? ब्लैक कलर में थे, वाइट कलर में लिखा था। चलिए बढ़ेंगे आगे। कानपुर के बर्रा की शालिनी यादव ने फेसबुक पर वीडियो वायरल करके धर्म परिवर्तन और मोहम्मद फैसल से निकाह करने की जानकारी दी थी। इस मामले में जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने थाने के बाहर हंगामा किया। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत करवाया और इसके बाद जल्द ही उसे कानपुर लाकर के पूछताछ करके सच्चाई पता लगाने की बात को कहा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जिला संयोजक दिलीप सिंह ने यह भी बताया कि हमारी बहनों को जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, ये एक पूरी साजिश के तहत हो रहा है और इसको रोकने में पुलिस नाकामयाब है। उन्होंने ये भी बताया कि दिमाग बदलकर ऐसा हो रहा है और अब जबरन इस्लामीकरण करवाया जा रहा है। दिलीप ने पुलिस से ये मांग की है कि 12 घंटे में युवती को बरामद करके कानपुर लाया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। दिलीप सिंह बजरंग दल का कानपुर दक्षिण का जिला संयोजक हूँ और मैं किदवई नगर जो है थाने में आया हूँ। एक हमारी शालिनी यादव बहन है जिसके साथ में फैजल नाम के विधर्मी व्यक्ति ने लव जिहाद का कार्य किया है और उनके परिवार के सभी विधर्मियों ने हमारे हिंदू परिवार के साथ लव जिहाद का कार्य कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। उनको ऊपर का एक उनका मौलाना उनको एक वक्तव्य देता है कि जो है आपको 72 नूरों की जो है जन्नत मिलेगी और आप जाकर मुस्लिमों को जाकर आकर्षित करिए और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के लव जिहाद करिए, जिसमें से हमारे कानपुर जिले की हमारी बहन शालिनी यादव के साथ भी ऐसा कार्य हुआ है। लेकिन जो वीडियो वहीं लखीमपुर खीरी में उफनाई नदी से 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार को झेल रहे हैं। पार्क में वैसे तो बाघ, हाथी, भालू, औरक, गैंडे जैसे दुर्लभ जीव जंतु पाए जाते हैं, लेकिन बारिश के साथ पहाड़ी इलाकों की नदियों से आ रहे पानी ने पार्क की हालत को और ज्यादा खराब कर दिया है। इससे पार्क में बेशकीमती वन संपदा भी नष्ट हो रही है। इन तस्वीरों में भी आप साफ देख सकते हैं कि बाढ़ के पानी में 2 गैंडे घुसे हैं और किस तरीके से पार्क पानी से भरा हुआ है। इसमें गैंडे घूम रहे हैं। यह भी बता दें कि पार्क में एक सींग वाले 38 गैंडे हैं। वहीं वाराणसी में गंगा ने भी उग्र रूप धारण कर लिया है और गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और इस कारण गंगा और वरुणा के किनारे निचले हिस्से में बसे लोगों में दहशत बढ़ गई है। वाराणसी के सामने के घाट क्षेत्र में मारुति नगर कॉलोनी में गंगा का पानी घुसने से लोग अब बेहद परेशान हैं। प्रशासन से मदद की गुहार भी लगा रहे हैं। इसके अलावा कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। कुछ रिहायशी इलाकों में भी गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से पानी पहुंच चुका है। उधर लखीमपुर खीरी में आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। इसमें खुलेआम रिश्वत मांगने का यह ऑडियो बताया जा रहा है। अब बियर शॉप के मालिक से रिश्वत मांगी गई है। मन मुताबिक पैसे न देने पर इंस्पेक्टर ने धमकी भी दी है और पैसे नहीं देने पर दुकान को बंद करने की धमकी भी दी जा रही है। सदर कोतवाली इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। बढ़ेंगे आगे। महाराजगंज में एक व्यक्ति को खंभे से बांधकर मारने पीटने का वीडियो वायरल है और इस वीडियो में एक अधेड़ व्यक्ति को कुछ लोग लोहे के खंभे से बांध के उसके बाद उसके साथ मारपीट और हाथापाई करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के मानिक तालाब गांव में एक अधेड़ व्यक्ति का किसी के घर आना जाना था, जो कि अन्य ग्रामीणों को नागवार गुजरा। इसके बाद प्रेम प्रसंग का आरोप लगा करके ये विवाद भी होता रहा और इसी के चलते ग्रामीणों ने अधेड़ को खंभे में बांधकर ही मारपीट की है। किसी ने इसका वीडियो बनाकर अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इस बीच पीड़ित के द्वारा पेड़ काटने की सूचना वन विभाग को दिए जाने के बाद हुन्नस में ग्रामीणों के द्वारा पिटाई करने की तहरीर पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुरंदरपुर पुलिस ने 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। कल सोनिया गांधी की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की कल बैठक होनी है। सोनिया गांधी की तरफ से बैठक बुलाई गई है और सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले ही सोनिया गांधी की तरफ से एक बड़ा फैसला भी लिया गया है। पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, यह बात सोनिया गांधी की तरफ से कही गई है और कांग्रेस अध्यक्ष पद को अब सोनिया गांधी छोड़ेंगी। आपको बता दें कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बनाया गया था जब राहुल गांधी ने अपने पद को छोड़ा और अब 1 साल का जो कार्यकाल है मैंने पूरा कर लिया, ये बात भी सोनिया गांधी की तरफ से कही गई। और कल महत्वपूर्ण सीडब्ल्यूसी की बैठक है और अब देखना यह है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लेकिन इससे पहले ही सोनिया गांधी की तरफ से भी बड़ा फैसला किया गया है जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष पद को सोनिया गांधी छोड़ेंगी, ये बात सोनिया गांधी की तरफ से कही गई और कांग्रेस को अब अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, ये बात भी सोनिया गांधी ने कही है क्योंकि मैंने 1 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा कर लिया है। सोनिया गांधी ने ये कहते हुए अपना पद छोड़ दिया है। ये भी कहा गया उनकी तरफ से कि अब कांग्रेस को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए और इसी को लेकर के कल एक महत्वपूर्ण बैठक यानी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी मेंबर्स इसमें मौजूद रहेंगे और अब बैठक में क्या कुछ निकलता है इस पर भी निगाहें रहेंगी। तो यानी कि कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है, बेहद खास, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद निर्णय क्या होता है इस पर भी निगाहें होंगी। लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी कि सोनिया गांधी की तरफ से जो अपना पद है उसको भी छोड़ दिया गया है। यह भी कहा गया है सोनिया गांधी की तरफ से कि मैंने अपना जो कार्यकाल है 1 साल का वो पूरा कर लिया है और अब कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, ये बात भी सोनिया गांधी की तरफ से कही गई है। तो पार्टी को नया अध्यक्ष चुनना चाहिए, सोनिया गांधी ने यह बात कही और पूरा 1 साल का जो कार्यकाल है वो मैं कर चुकी हूँ, ये बात भी सोनिया गांधी ने कही और कांग्रेस अध्यक्ष पद को अब सोनिया गांधी छोड़ेंगी, ये बात भी सोनिया गांधी की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है। तो कुल मिलाकर के अब निगाहें कल सीडब्ल्यूसी की बैठक पर रहेंगी कि कल क्या निष्कर्ष निकलता है और नए अध्यक्ष पद को लेकर के क्या निर्णय होता है या फिर इस पर क्या विचार विमर्श कल होता है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के अंदर महत्वपूर्ण क्या रहेगा, ये सब ऐसी चीजें हैं जिसका जवाब कल मिलेगा क्योंकि सीडब्ल्यूसी की ये बैठक होनी है। बड़ी और अहम जानकारी कल सोनिया गांधी की तरफ से सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाई गई है, इस वक्त की बड़ी खबर। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। मायावती के एक और करीबी छोड़ सकते हैं साथ। बसपा सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय ने सीएम योगी से की मुलाकात। रामवीर के बेटे चिराग जल्द ले सकते हैं बीजेपी की सदस्यता। आईएसआईएस आतंकी यूसुफ के घर से मिले विस्फोटक और सुसाइड जैकेट। धमाका करने का था खौफनाक प्लान। दुबई और कतर की यात्रा कर चुका है अबू यूसुफ। शालिनी के धन परिवर्तन को लेकर के विहिप और बजरंग दल में आक्रोश। कार्यकर्ताओं ने थाने पर किया जमकर हंगामा। कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन को बताया साजिश। अनी ग्रुप पर हजारों करोड़ की ठगी का आरोप। ग्रुप के सीएमडी के साथ बीजेपी मंत्रियों और विधायकों का कनेक्शन। समाजसेवी नूतन ठाकुर का आरोप। मंत्री सुरेश पासी और दूसरे नेताओं का पुलिस पर दबाव। कानपुर देहात में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। जमकर चले लाठी डंडे और कुल्हाड़ी। एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल।
बलरामपुर में अजहर पर पुलिस का शिकंजा, घर पहुंची पुलिस ने की कुर्की की कार्रवाई। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली से पकड़ा गया आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ के छोटे भाई आकिब खान ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर से आईएसआईएस का झंडा बरामद किया। इसके अलावा घर से विस्फोटक बरामद, सुसाइड बॉम्बर वाला जैकेट भी पुलिस ने किया बरामद। आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी का बयान, अबू यूसुफ पिछले 1 साल से लाता था घर में विस्फोटक। आईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर, यूपी एटीएस ने शुरू की मामले की जांच। बलरामपुर में यूपी एटीएस ने डाला डेरा। लखनऊ में एक्टिविस्ट नूतन ठाकुर ने अनी ग्रुप पर आरोप लगाते हुए कहा कि अनी ग्रुप के लोगों ने की हजारों करोड़ की ठगी। लखनऊ के आसपास कई जिलों में लोगों से ठगी की गई। अनी बुलियन के सीएम अजीत गुप्ता का अयोध्या के मिल्कीपुर से बीजेपी विधायक बाबा गोरखनाथ से भी कनेक्शन सामने आ रहा है। विधायक बाबा गोरखनाथ और अजीत गुप्ता के फोटो और वीडियो भी एक दूसरे से गहरे रिश्ते की गवाही दे रहे हैं। कानपुर में शालिनी यादव का वीडियो वायरल। शालिनी यादव ने कहा कि हमारे निकाह को लव जिहाद न कहें, हमने अपनी मर्जी से शादी की। कानपुर में शालिनी यादव को फिजा बनाने का मामला, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया किदवई नगर थाने का घेराव। युवती को वापस लाने की मांग को लेकर की जमकर नारेबाजी। मेरठ में नकली किताबों के अवैध कारोबार का मामला आया सामने। गजरौला में भी देर रात पुलिस ने मारा छापा। गजरौला से करोड़ों की किताबें हुई बरामद। कई और जगहों पर भी हो सकते हैं गोदाम। बीजेपी नेता के प्रिंटिंग प्रेस पर पुलिस ने मारा छापा। भारी मात्रा में एनसीईआरटी की किताबें बरामद। 7वीं से लेकर 12वीं तक की हैं नकली किताबें। 364 तरीके का है जखीरा। लखनऊ में यूपी एसटीएफ ने घटतौली के मामले में बड़ा खुलासा किया। यूपी एसटीएफ ने 2 दुकानदार सहित 5 टेक्नीशियन को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन में छिड़खानी करके लगाते थे चूना। रामपुर पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। पुलिस ने छापेमारी करके 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इस दौरान बदमाशों के पास से भारी मात्रा में बने और अधबने तमंचे बरामद किए। गोरखपुर में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। तेज हवाओं के साथ हो रही है तेज मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। वाराणसी में भी गंगा ने उग्र रूप धारण कर लिया है। गंगा खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है और इस कारण गंगा और वरुणा के किनारे और निचले हिस्से में बसे लोगों में दहशत बढ़ गई। वाराणसी में घाट के सामने के क्षेत्र मारुति नगर कॉलोनी में गंगा का पानी घुसने से लोग बेहद परेशान हैं। प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। लखीमपुर खीरी में उफनाई नदियों से 5 तहसीलों में हाहाकार मचा हुआ है। वहीं इंडो नेपाल बॉर्डर की तलहटी में बसे दुधवा टाइगर रिजर्व में जंगली दुर्लभ वन्य जीव जंतु भी बाढ़ की मार झेल रहे। कानपुर जेल में कोरोना का कहर। 81 कैदी कोरोना से संक्रमित। डीएम एसएसपी ने किया औचक निरीक्षण। जेल में बनाया गया कोरोना वार्ड। यूपी में ताबड़तोड़ एनकाउंटर। ग्रेटर नोएडा में 25,000 के नामी बदमाश घायल। प्रतापगढ़ में एक बदमाश गिरफ्तार, एक फरार। फिरोजाबाद में धरा गया 20,000 का इनाम। देहरादून में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी चुनाव को लेकर की चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले कार्यकर्ता स्तर तक किया जाएगा कार्यक्रम। 213 देशों में फैल चुके खतरनाक वायरस कोविड-19 का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। दुनिया में पिछले 24 घंटे में 2.50 लाख नए मामले आए सामने। 5,785 लोगों की गई जान।
दुनिया भर में 2.30 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। इसमें से 8 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 56 लाख के पार पहुंचा। देश में भी कोरोना का कहर जारी है। 24 घंटे में रिकॉर्ड 70,000 से ज्यादा नए केस हैं। कोरोना के मरीजों की संख्या 30,43,000 को पार कर गई है। कोरोना से अब तक 56,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। यूपी में भी तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 5,000 से ज्यादा केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 1,82,000 के पार। उत्तराखंड में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 483 नए केस। कोरोना के मरीजों की संख्या 14,566। अब तक 195 लोगों ने गंवाई जान। भारत में पहली कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड 73 दिनों में इस्तेमाल के लिए बाजार में होगी उपलब्ध। कोविड शील्ड को पुणे की बायोटेक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है। भारतीयों को कोरोना का टीका मुफ्त में लगाई। पीएम मोदी का प्रकृति प्रेम देखने को मिला। पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो को किया पोस्ट। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर प्रधानमंत्री के साथ चहलकदमी के साथ अपनी धुन में नाच रहा है। ड्राइंग रूम में भी पीएम के हाथ से खाना खा रहा है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी रामपुर से मिल रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रामपुर से। ये बड़ी जानकारी है, आजम खान की करीबी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। तो ये बड़ी जानकारी है, अजहर खान की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। अजहर खान पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और चल अचल संपत्ति को भी दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की जो कार्रवाई है वो की गई है। आजम खान के बेहद करीबी अजहर खान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। बड़ी जानकारी है और कोर्ट के आदेश पर कुर्की की यह कार्रवाई अजहर खान के खिलाफ की गई। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं रामपुर से। आजम खान के करीबी पर पुलिस ने यह शिकंजा कसा है और अजहर खान की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। जो जानकारी फिलहाल मिल रही है, दरअसल अजहर खान पर 16 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की यह कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आजम खान के बेहद करीबी अजहर खान के खिलाफ यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर, जहां पर कुर्की की कार्रवाई कोर्ट के आदेश के बाद की गई और आजम खान के बेहद करीबी अजहर खान के ऊपर पुलिस ने शिकंजा कसते हुए कुर्की की कार्रवाई की है, जिसमें अजहर खान की चल अचल संपत्ति को जब्त किया गया है। जब्ती की कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर है। आजम खान के बेहद करीबी अजहर खान के खिलाफ ये कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है। कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की यह कार्रवाई। रामपुर से बड़ी खबर, आजम खान के करीबी पर पुलिस की तरफ से ये शिकंजा कसा गया है, जिसमें अजहर खान की चल अचल संपत्ति को जब्त कर दिया गया और जब्त करते हुए अजहर खान पर आपको बता दें कि 16 से ज्यादा मुकदमे भी दर्ज हैं और अब कुर्की की भी कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया था कि अजहर खान की संपत्ति कुर्क की जाए और इसी पर कार्रवाई करते हुए अब पुलिस की तरफ से संपत्ति की कुर्की की गई है। और आजम खान के क्योंकि बेहद करीबी हैं, 16 से ज्यादा जो मामले हैं वो दर्ज हैं अजहर खान के ऊपर। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है कोर्ट के आदेश के बाद। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अजहर खान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुर्की की कार्रवाई की गई है। अजहर खान जिस पर 16 मुकदमे दर्ज हैं, कोर्ट के आदेश पर कुर्की की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। आजम खान के बेहद करीबी अजहर खान के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक जनपद रामपुर महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध गिरफ्तारी कार्रवाई का अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत आज 23 तारीख को 23/8/2020 को अजहर अहमद पूर्व नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रह चुके हैं, ये जो आजम खान के करीबी है, इनके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई है। यह अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। माननीय न्यायालय के आदेश से कुर्की आदेश प्राप्त कर कोतवाली जनपद रामपुर पुलिस द्वारा आज कुर्की की कार्रवाई की गई है। इस अभियुक्त के विरुद्ध जनपद रामपुर में 16 अभियोग पंजीकृत है। यह अपराधी आजम खान के करीबी माने जाते हैं।
तो खबर गोरखपुर से आपको बता दें कि लगातार गोरखपुर में बारिश का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और लगातार बारिश से लोग बेहद हलकान और परेशान हैं। ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। बारिश से हाहाकार गोरखपुर में मचा हुआ है। लगातार आपको बता दें कि पूर्वांचल में जो बारिश है वो कहर बनकर बरस रही है और बारिश की वजह से नदियों का जो जलस्तर है वो भी बढ़ रहा है और बाढ़ और बारिश की वजह से स्थानीय लोग परेशान हैं। तस्वीरें हालांकि गोरखपुर की हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बेहद तेज बारिश हो रही है। इस वजह से शहरी क्षेत्रों के अंदर जो जलभराव है उसकी समस्या देखने को मिल रही है और ग्रामीण क्षेत्र और खासतौर से नदी के किनारे जो बसे हुए गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर बाढ़ का भी पानी घुस रहा है और ऐसे में लोग परेशान हो रहे हैं क्योंकि तेज हवाओं के साथ लगातार बारिश जारी है और बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। शहरी क्षेत्रों के अंदर भी कुछ इलाकों में वाटर लॉगिंग की जो समस्या है देखने को मिल रही है। पानी भर गया है, इस वजह से लोगों को आवागमन में दिक्कत है, बाहर निकलने में परेशानी है। दुकानों और घरों में पानी घुस रहा है तो बाढ़ की वजह से ग्रामीण भी परेशान है। उधर कानपुर देहात में खेत में किसान के धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई है और धारदार हथियार से किसान का गला काट दिया गया है। शरीर पर कई वार किए गए हैं। परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। दिन दहाड़े किसान की हत्या से क्षेत्र में सनसनी भी फैली हुई है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव का यह मामला है। तो कानपुर देहात से बड़ी जानकारी है जहां पर दिन दहाड़े एक हत्या किसान की गई है। धारदार हथियार से किसान का गला काट दिया गया जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और लोग दहशत में हैं क्योंकि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। हत्या कब तक खुलासा नहीं हो सका है कि ये हत्या किस मकसद से की गई, किस वजह से की गई, कौन लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के 12 गांव में किसान के दिन दहाड़े हत्या का मामला सामने आया है। कानपुर देहात से बड़ी जानकारी है जहां पर एक किसान के दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और इसके बाद इस पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पुलिस को इसकी सूचना मिली जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल की जा रही है। और अब सीतापुर जेल में भी कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है जहां पे 25 कैदी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें से 53 कैदियों के साथ 3 जेल कर्मियों का सैंपल टेस्ट हुआ। इसमें रिपोर्ट में 25 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कैदियों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी गई है। सीतापुर से बड़ी जानकारी है, जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। 25 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीतापुर से जेल में भी कोरोना की दस्तक साफ तौर पर नजर आ रही है। 25 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और बताया जा रहा है कि 53 कैदियों के साथ 3 जेल कर्मियों का भी जो सैंपल है वो टेस्ट के लिए भेजा गया था, जिनमें से इस रिपोर्ट में 25 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बड़ी जानकारी है और 25 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इनके संपर्क में आने वालों की भी अब जांच पड़ताल की जा रही है। उनके भी टेस्ट अब सैंपलिंग के लिए भेजे जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी। खबर ग्रेटर नोएडा से जहां पे बेखौफ बदमाशों का आतंक जारी है और बदमाशों ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर से कैमरे को लूट लिया है। फोटोग्राफर से हथियार के बल पर 5 लाख का यह कैमरा लूटा गया। कार में लगे सीसीटीवी कैमरे में हालांकि बदमाश कैद हो गए हैं और सीमा विवाद में पुलिस उलझी हुई है। कल से अब तक पुलिस ने मुकदमा तक दर्ज नहीं किया है। दनकौर कोतवाली एरिया की घटना बताई जा रही है और कार में जो डैशबोर्ड कैमरा उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो ये पूरा घटनाक्रम है वो कैद हो गया है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिससे 5 लाख के कैमरे की लूट की वारदात को ग्रेटर नोएडा में अंजाम दिया गया है। तो हथियार के बल पर लूट की वारदात को ग्रेटर नोएडा में अंजाम दिया गया। दनकौर कोतवाली के पास की घटना है और बताया जा रहा है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिससे 5 लाख का कैमरा बदमाशों ने लूटा और फरार हो गए। बेखौफ बदमाशों का जो आतंक है वो लगातार ग्रेटर नोएडा में देखने को मिल रहा है। तो खबर कानपुर से है जहां पे शालिनी यादव को फिजा बनाने का मामला है और बजरंग दल ने इसको लेकर के किदवई नगर थाने का घेराव कर दिया है। युवती को वापस लाने की मांग करते हुए नारेबाजी की गई है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की पुलिस से इस दौरान झड़प भी हुई है। तस्वीरें आपको कानपुर के किदवई नगर थाने के दिखा रहे हैं जहां पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे हुए, जिनकी तरफ से जमकर हंगामा किया गया है। कार्यकर्ताओं ने धर्म परिवर्तन को जो साजिश है वो करार दिया। उधर गाजियाबाद के मुरादनगर पेट्रोल पंप से 17 अगस्त की रात को बदमाशों ने गार्ड को गोली मारकर राइफल लूटी थी। इस मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों का मकसद बेहद खौफनाक था। राइफल लूटने के बाद ये किसी बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। मुरादनगर में ही उन्होंने घर में राइफल को छुपाया था, लेकिन पुलिस ने राइफल समेत सभी को धर दबोचा और बदमाश के एक साथी की तलाश भी अब जारी है।
तो खबर भदोही से है, जहां पर भदोही में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरी की 5 बाइक के साथ ये चोर गिरफ्तार किए गए हैं। बैंक और दुकानों के सामने खड़ी बाइक को ये निशाना बनाते थे। भदोही कोतवाली इलाके का ही ये मामला है, जहां पर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 3 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया है, जो कि बैंक और व्यापारिक प्रतिष्ठान के बाहर खड़ी हुई बाइक को निशाना बनाते थे और बैंक और दुकानों के सामने खड़ी इन बाइक को चोरी करके बेचा करते थे। 3 शातिर चोर पुलिस के हत्थे भदोही में चढ़े हैं और भदोही कोतवाली क्षेत्र का ही यह पूरा मामला है, जहां पर पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। खबर कानपुर से है, जहां पर श्रमदान अभियान में मेयर ने पत्थर उठाया और अवैध चट्टे को देख भड़की मेयर प्रमिला पांडे। पत्थर से तोड़ी जानवर को बांधने वाली खूंटी। अधिकारियों से कहा घर में बने चट्टे का करे खात्मा। पुराना कानपुर के विष्णुपुरी चौराहे का मामला। तो मेयर घर में बने चट्टे को कैसे तोड़ती हुई नजर आई। खुद हाथ से पत्थर उठा करके इस चट्टे को तोड़ा। साथ ही साथ ये जो अवैध चट्टे लगाए गए हैं, इनको हटाने की भी बात कानपुर के मेयर की तरफ से कही गई। उधर हमीरपुर में 60 फीट गहरे कुएं में एक बछड़ा गिर गया और पुलिस और स्थानीय लोगों ने इसके बाद रेस्क्यू का अभियान चलाया है। कई घंटों की मशक्कत के बाद यह रेस्क्यू पूरा हो सका। रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस को भी खासी मशक्कत करनी पड़ी है। तकरीबन 60 फीट गहरे कुएं में गाय का बछड़ा गिरने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सहायता से इसको यहां से बाहर निकाला गया और चूंकि ये कुआं खुला हुआ था, इसमें गाय का एक बछड़ा जो कि गिर गया। ग्रामीणों ने मदद करते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और उसके बाद गाय के इस बछड़े को यहां से बाहर निकाला गया। पुलिस को भी इस दौरान खासी मशक्कत करनी पड़ी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में 2 भाइयों के खून से सनी हुई लाश मिलने से सनसनी फैल गई है और एक शव जहां रेलवे ट्रैक पर मिला है, तो फिर वहीं दूसरे शव कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती इलाके में मिला है। मृतक दोनों भाई प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके के रहने वाले हैं। अब डबल मर्डर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस को शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि दोनों भाइयों के बीच किसी बात को लेकर के विवाद हुआ था। इसके बाद इनमें झगड़ा भी हुआ। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। खबर लखनऊ से है, जहां पे मरीजों ने डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं और मरीजों को नहीं देखते रेलवे अस्पताल के डॉक्टर। परिजनों का आरोप यह है कि इलाज नहीं मिलने से एक मरीज की मौत हो गई है और मौत के बाद घंटों तक डेड बॉडी वार्ड के अंदर ही पड़ी रही है। रेलवे हॉस्पिटल के अंदर गंदगी का अंबार भी है। मरीजों ने वीडियो बना करके हॉस्पिटल की पोल खोली है। तो बहराइच में केडिया हॉस्पिटल के सामने परिजनों ने जमकर हंगामा काटा है और परिजनों का आरोप यह है कि केडिया अस्पताल के डॉक्टर के गलत इंजेक्शन देने की वजह से गर्भवती महिला की हालत बिगड़ गई और उसके बाद उसकी मौत हुई है। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। गर्भवती महिला के परिजनों का यह कहना है कि डॉक्टर की लिखी गई दवाई से महिला की मौत हुई है, लिहाजा डॉक्टर दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं कोरोना महामारी के बीच प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा की तस्वीर आप सभी लोगों ने देखी होंगी, लेकिन अब मूर्तिकारों के परिवार में भी भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और वजह है कोरोना के चलते सारे तीज और त्योहार को मनाने के लिए प्रशासन ने रोक लगा रखी है, चाहे वो नवरात्रि का पर्व हो या फिर गणेश चतुर्थी का पर्व। मूर्तिकारों की बनाई गई मूर्तियां उनके गोदामों में पड़ी धूल खा रही हैं और उन्हें बनाने में उनका सारा पैसा और मेहनत बर्बाद हो चुका है। अब गणेश चतुर्थी का पर्व होने के बावजूद भी गणेश की इक्का दुक्का मूर्तियां ही बिकने से मूर्तिकारों की दुकानों में सन्नाटा है। इसके बाद परिवार दाने दाने को मोहताज हो चुका है। उधर कन्नौज में जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर बसा कासिमपुर गांव आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आजादी के इतने साल बीतने के बाद भी गांव में बिजली तक नहीं पहुंची है।
जबकि गांव से सटे दूसरे गांव बिजली की दूधिया रोशनी से रोशन है। ग्रामीण आधुनिक दौर में भी केरोसिन के दिए जलाकर जीवन जीने को मजबूर हैं। कासिमपुर गांव में तकरीबन 1000 की आबादी है, लेकिन गांव में एक सीसी रोड के अलावा कोई अन्य सरकारी सुविधाएं लोगों को आज तक नहीं मिली। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर गागन नदी में 2 भाइयों के डूबने का मामला है और बचाव कार्य में लगी टीम ने 2 शव को बरामद किया है। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि गागन नदी में कल मछली पकड़ने ये दोनों भाई गए थे। पूरी रात पुलिस ने यह बचाव का अभियान चलाया। मझोला थाना इलाके का यह मामला बताया जा रहा है। उधर बागपत में बदमाशों के खिलाफ एसपी अभिषेक सिंह का ऑपरेशन क्लीन जारी है और इसी ऑपरेशन क्लीन के तहत सिंघावली अहिर थाना क्षेत्र में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। जहां पर मुठभेड़ के दौरान बागपत पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश और हिस्ट्री शीटर शान मोहम्मद को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी मौके से भागने में कामयाब रहा है। इसकी तलाश पुलिस कॉम्बिंग में जारी है। तो पूर्वांचल की राजनीति में इस समय सियासत का पारा चरम पर है और एक तरफ जहां बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अपने कुनबे में ही भेद हो जाने के कारण सलाखों के पीछे हैं, तो फिर वहीं दूसरी तरफ विरोधी भी मुखर हैं। अब बसपा सरकार में सांसद और विधायक के तौर पर भदोही की आवाम के बीच गोरखनाथ पांडे भी खुलकर सामने आ गए। उन्होंने विजय मिश्रा पर जमकर निशाना साधा है, ब्राह्मण को लेकर के भी बयान दिया है। आपको यह भी बता दें कि समय गोरखनाथ पांडे भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति में है, साथ ही विजय मिश्रा के पुराने विरोधियों में से भी एक है। उस समय ज्ञानपुर क्षेत्र से भाजपा से विधायक था और चुनाव चल रहा था और चुनाव के दरमियान वो भी चुनाव लड़ रहे थे विजय मिश्रा और हमारे रीपोल के दिन हमारे छोटे भाई रामेश्वर नाथ पांडे और दूसरे भाई त्र्यंबक नाथ पांडे पोल पर गए थे। कागज वागज लेके सुबह लोग जाते हैं और उसी दरमियान वो पहले से उनकी पूर्व प्लानिंग थी क्योंकि उनको लग रहा था कि चुनाव हम हारने वाले हैं, तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि चुनाव ही ये पोस्टपोन्ड हो जाए। उनके दिमाग में रहा होगा कि मैं जाऊंगा उस दिन उस पोल पर और मेरी ही हत्या कर दें ताकि ये चुनाव रुक जाए। लेकिन और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।